हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल का नाम है इजी विद्या। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक है साधारणीकरण। साधारणीकरण या सामान्यीकरण। जब हम किसी नाटक को देखते हैं तो उन ऐतिहासिक पात्रों के सुख दुख की अनुभूति अपने अंदर करने लगते हैं। उनके रोने पर रोने लगते हैं, उनके हंसने पर हंसने लगते हैं। सामान्यीकरण हो जाता है। तर्क वितर्क का ज्ञान नहीं रहता, देश काल परिस्थिति को भूल जाते हैं। रोने का सीन देखकर रोने लगते हैं, उन्हीं की भावनाओं में बह जाते हैं। यही साधारणीकरण है। असाधारण का साधारण या विशेष का निर्विशेष हो जाना, विशेषत्व तो खत्म हो जाना, विशेष का सामान्य हो जाना, कवि एवं सहृदय की चित्त वृत्तियों का एक लय हो जाना या दोनों में अपने पराये के द्वैत का दूर हो जाना साधारणीकरण है। कवि ने जो काव्य की रचना की उसे पढ़कर सहृदय वही अनुभूति करने लगता है। दोनों की चित्तवृत्तियों का एक लय हो जाना, दोनों में अपने पराये के द्वैत का दूर हो जाना साधारणीकरण है। साहित्यिक शब्दों में कहें तो किसी काव्य को पढ़कर या नाटक को देखकर सहृदय के मन में वही अनुभूति होती है और कुछ क्षण के लिए देश काल परिस्थिति को भूलकर काव्य भावनाओं में बह जाता है। सहृदय की इस स्थिति को ही साधारणीकरण कहते हैं। या फिर ऐतिहासिक पात्रों में कृष्ण यशोदा की बात करें तो यशोदा जब कृष्ण को प्यार करती हैं तो सहृदय सामाजिक के हृदय में भी वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसे ही साधारणीकरण कहा गया है। रस सिद्धांत में साधारणीकरण का विशेष महत्व है। रस अनुभूति साधारणीकरण के बिना नहीं हो सकती। रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक भट्टनायक जी रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं। इन्होंने रस सूत्र की 3 प्रकार से व्याख्या की है: अमिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार, भोजकत्व व्यापार। भावकत्व व्यापार को ही साधारणीकरण कहा गया है। भट्टनायक जी ने क्या कहा? भावकत्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावादि या स्थायीचा साधारणी क्रियन्ते। भावकत्व साधारणीकरण है। भावकत्व से विभावादि और स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक जी ने भावकत्व को ही विशेष महत्व दिया है। भट्टनायक ने कहा, साधारणीकरण से पहले दर्शक राम सीता आदि को विशेषता के साथ ग्रहण करता है, किंतु साधारणीकरण के पश्चात राम सीता का विशेषत्व समाप्त हो जाता है, अर्थात वो सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, उनका साधारणीकरण हो जाता है। जब साधारणीकरण हो जाता है तो राम सीता विशेष पात्र नहीं रह जाते, सामान्य पात्र प्रतीत होने लगते हैं। उनका विशेषत्व तो समाप्त हो जाता है, उनकी विशेषता समाप्त हो जाती है, वो सामान्य प्रतीत होते हैं। अभिनवगुप्त के अनुसार विभाव आदि के स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। सामाजिक की अनुभूति का भी साधारणीकरण होता है। सहृदय की अनुभूति का साधारणीकरण हो जाता है। अभिनवगुप्त विभावादि का ममत्व परत्व संबंध से अलग होने को साधारणीकरण मानते हैं। अभिनवगुप्त ने कहा, अपने पराये का भाव जहाँ पर समाप्त हो जाता है वहाँ साधारणीकरण होता है। अभिनवगुप्त सामाजिक अनुभूति का साधारणीकरण मानते हैं। साधारणीकरण के 2 स्तर माने हैं। विभावादि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध नष्ट हो जाता है, सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है। विभावादि अर्थात स्थायी भाव या संचारी भाव का व्यक्ति विशिष्ट संबंध नष्ट हो जाता है। दूसरा सामाजिक या सहृदय का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है। डॉक्टर नागेंद्र कवि की अनुभूति को साधारणीकरण मानते हैं। आलंबन वास्तव में कवि की अनुभूति का ही स्वरूप है। कवि को लोक हृदय की पहचान होती है। वो किसी विषय को इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे वो सहृदय की अनुभूति को जगा सके। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कवि ऐसी रचना करता है जो कवि के मन में अनुभूति है उसे पढ़कर वही अनुभूति सहृदय के मन में उत्पन्न हो सके। कवि अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि सबके हृदय में समान अनुभूति उत्पन्न कर सके। यही कवि की अनुभूति का साधारणीकरण है। कवि अपनी भावना के अनुरूप अज्ञात विषय का वर्णन करता है। भावना का साधारणकृत सहृदय के साथ हो जाता है। आलंबन में भी साधारणीकरण की शक्ति कवि की अनुभूति के कारण ही आती है। इसीलिए डॉक्टर नागेंद्र कवि की अनुभूति को ही साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा?
परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदा सौदे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। विभावादि के संबंध में अपने पराय की भावना समाप्त हो जाना, यह मेरे हैं या यह मेरे नहीं हैं का भाव समाप्त हो जाता है विभावादि में। आचार्य विश्वनाथ मानते हैं विभावादि स्थायी भाव या संचारी भाव के संबंध में अपने पराय की भावना समाप्त हो जाना ही साधारणीकरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलंबनत्व का साधारणीकरण मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा आलंबनत्व का साधारणीकरण होता है। भाव का साधारणीकरण में कवि के भाव का विषय, दूसरा है समस्त सहृदय के भाव का विषय। वो कवि और सहृदय के भाव के विषय का साधारणीकरण होता है, ऐसा मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय के मन में भाव विशेष या वस्तु विशेष आती है, वो काव्य में बताए गए आश्रय का आलंबन होती है। उसी प्रकार से सहृदय के भाव का भी आलंबन होता है। व्यक्ति विशेष रहता है पर उसमें प्रतिष्ठा सामान्य धर्म की हो जाती है, जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक बार ही उत्पन्न होता है, थोड़ा या बहुत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा सहृदय के मन में जो भाव विशेष आता है तो एक क्षण के लिए उन पात्रों के साथ भावनाओं में बह जाता है। सहृदय के मन में वो भाव विशेष एक बार ही उत्पन्न होता है, थोड़ा या बहुत। अब ये थोड़ा या बहुत क्या है? थोड़ा या बहुत दो प्रकार की रसानुभूति मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उत्तम कोटि, मध्यम कोटि। उत्तम कोटि की रस की अनुभूति में सहृदय काव्य में वर्णित आश्रय के साथ पूर्ण तादाद में स्थापित कर लेता है। मध्यम कोटि में मध्यम कोटि की काव्य की अनुभूति में श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय का शील दृष्टा मात्र होता है। उत्तम कोटि की रस की अनुभूति में सहृदय सामाजिक उन ऐतिहासिक पात्रों राम सीता आदि के साथ देश काल परिस्थिति को भूलकर भावनाओं में बह जाता है, अर्थात पूर्ण तादाद में स्थापित कर लेता है। मध्यम कोटि की काव्य की अनुभूति में श्रोता या दर्शक या सहृदय काव्य में वर्णित आश्रय का शील दृष्टा मात्र होता है। वो देखता है, समझता है, परंतु भावनाओं में बहता नहीं है। ये मध्यम कोटि है। और उत्तम कोटि में पूर्ण तादाद में स्थापित कर लेता है, उसी स्थिति को जीने लगता है, सामान्यीकरण कर लेता है। श्याम सुंदर दास सहृदय के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। साधारणीकरण की व्याख्या में इन्होंने मधुमती की भूमिका को साधारणीकरण माना है। उसमें निर्वितर्क की आस्था का वर्णन किया है। केशव प्रसाद मिश्र ने कालिदास कृत मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया है। मधुमती भूमिका में साधारणीकरण का उल्लेख इस प्रकार किया है। मधुमती भूमिका में प्रवेश करने पर उसका चित्त ज्ञान के निर्वितर्क अवस्था में रहता है। निर्वितर्क क्या है? तर्क वितर्क का ज्ञान समाप्त हो जाता है, तर्क वितर्क का ज्ञान नहीं रहता, अर्थात उसे सिर्फ वस्तु की प्रतीति होती है, वस्तु के संबंध और संबंधी की नहीं। श्याम सुंदर दास सहृदय के चित्त के एक लय हो जाने को साधारणीकरण मानते हैं। आलंबन व्यक्ति संबंधों से मुक्त होकर साधारण प्रतीत होने लगता है। भट्ट नायक ने भावकत्व को ही साधारणीकरण माना, विभावादि को भी साधारणीकरण मानते हैं। अभिनव गुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण कहा। विभावादि के साथ स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है अभिनव गुप्त के अनुसार। विश्वनाथ ने विभावादि का अपने पराय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण माना। डॉक्टर नागेंद्र ने कवि की अनुभूति को ही साधारणीकरण माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलंबनत्व का साधारणीकरण मानते हैं। श्याम सुंदर दास जी ने सहृदय के चित्त का साधारणीकरण माना। गुलाब राय के अनुसार आश्रय, आलंबन, विभाव, स्थायी भाव आदि का सबका साधारणीकरण होता है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार दोष दर्शन का सिद्धांत को साधारणीकरण मानते हैं। Thank you for watching. Please subscribe Vizi Vidya channel, like videos and comments below.
बेल आइकन का बटन जरूर पुश कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अगेन।